इस घर की दीवारें ठंडी जरूर लगती हैं, मगर इनमें किसी और की सांसें कैद हैं। उत्तराखंड की पहाड़ियों में एक सदियों पुराना घर है, जहां कभी कुछ बहुत गलत हुआ था और उसकी आहट आज भी जिंदा है। जो भी इसमें रहने आता है, ये घर उसे धीरे धीरे अपने अंदर समा लेता है। तिलक और पायल रियल एस्टेट के कारोबार में थे। शहर के सस्ते भूले बिसरे मकान खरीदते, उन्हें रेनोवेट करते और मुनाफे में बेच देते थे। और इसी तलाश में इस बार उनकी गाड़ी आकर रुकी एक ऐसे घर के सामने जिसकी कीमत जितनी सस्ती थी, खामोशी उतनी ही भारी। घर में शिफ्ट होते ही तिलक ने रेनोवेशन का काम शुरू कर दिया। उनका बेटा श्लोक भी अपने कमरे में धीरे धीरे सेटल होने लगा था। एक हफ्ता बीत चुका था। घर अब भी अधूरा था। कहीं डिब्बे खुले पड़े थे, कहीं लकड़ी की गंध और धूल हवा में तैर रही थी। तिलक दिन रात अनपैकिंग और रेनोवेशन में लगा हुआ था। पायल भी घर की आदत में ढलने लगी थी। हर नई सुबह के साथ वो यहां थोड़ी और सहज हो रही थी। एक रात श्लोक बिस्तर पर बैठा था, हाथ में वही छोटा सा वॉकी टॉकी। पहले दूर से आती सांसों जैसी आवाज, फिर टूटी फूटी फुसफुसाहट, और एक पल में ही उसका दिल बैठ गया। डर, उलझन और गुस्सा साथ साथ उतर आए, जैसे घर ने उसे पहली बार पुकार लिया हो। श्लोक बेटा, सोने का समय हो गया है, चलो सो जाओ। माँ, पापा मुझे प्यार नहीं करते क्या? नहीं बेटा, वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तुम्हें ऐसा क्यों लगा? श्लोक पायल को बताता है कि उसने वॉकी टॉकी पर सुना था, पापा कह रहे थे कि उन्हें वो पसंद नहीं। तुमने श्लोक से कुछ कहा था? नहीं तो। उस रात के बाद घर में अजीब हलचलें बढ़ने लगीं। श्लोक का खिलौना आधी रात को अपने आप जाग उठता और बाहर की लोहे की गेट बार बार खुद ही जोर से बंद होने लगती। कभी पायल रसोई में खड़ी होती और उसकी पीठ पीछे किचन के कैबिनेट्स अपने आप एक एक कर खुल जाते। और फिर करीब 1 महीने बाद एक रात सोते समय पायल को जोर से आवाज सुनाई देती है। Wake up! I heard something outside. Stay here. I'll go check what it is. श्लोक पूल में मरा हुआ पाया जाता है। पायल अपने बच्चे की मौत के बाद उस घर से चली जाती है, लेकिन तिलक वहीं रुक जाता है। अपने बेटे की रहस्यमयी मौत और घर में हो रही अजीब अजीब घटनाओं से परेशान तिलक मदद के लिए पैरासाइकोलॉजिस्ट और ईवीपी विशेषज्ञ डोमिंगो को बुलाता है, ताकि उस खौफनाक सच्चाई को समझा जा सके। डोमिंगो को इस घर के बारे में पहले से ही सब कुछ पता था, और जैसे ही खबर मिली, वो बिना एक पल गंवाए वहां पहुंच गया। डोमिंगो अपनी बेटी के साथ उस घर में अपने उपकरण लगाना शुरू करता है, जैसे वो किसी आम केस की तैयारी नहीं, बल्कि किसी बहुत पुराने खतरे का सामना करने आया हो। डोमिंगो जैसे ही श्लोक के कमरे की जांच शुरू करता है, उसी पल उसके उपकरणों पर अज्ञात संकेत उभरने लगते हैं, मानो कोई वहां उसकी मौजूदगी महसूस कर चुका हो। मॉनिटर की थर्मल इमेजिंग में 2 लोगों की मौजूदगी दिखती है, जबकि श्लोक के कमरे में उस वक्त सिर्फ डोमिंगो था। डोमिंगो की बेटी उसे आगाह करती है, कमरे में उसके अलावा कोई और भी मौजूद है, और फिर वो उसे दिखती है। उस रात करीब 3 बजे, जब पूरा घर गहरी नींद में डूबा होता है, किसी अनजानी ताकत की पुकार तिलक को उसके बेटे के कमरे की ओर खींच ले जाती है। वो खिड़की के बाहर देखता है। तिलक मुड़ता है, और तभी तिलक का डर अब काबू से बाहर था। गुस्से में वो अपनी बंदूक निकालता है और दरवाजे पर गोली चला देता है। डोमिंगो और उसकी बेटी दौड़ते हुए उस कमरे में पहुंचते हैं। अगले दिन डोमिंगो को मकान के पुराने कागज मिलते हैं। पन्ने पलटते ही उसकी सांस अटक जाती है,
ये घर नहीं था, औरतों की अदालत थी। नीचे एक और कमरा है, एक काल कोठरी, जहां औरतों को कैद किया जाता था और उन्हें बेरहमी से यातनाएं दी जाती थीं। डोमिंगो पिंजरे की ओर इशारा करता है। यही वजह है, इसे अभी जला दो। तिलक के जाते ही डोमिंगो का टॉर्च झपकने लगता है। तिलक पेट्रोल लेकर लौटता है और उस काल कोठरी में आग लगा देता है। अगले दिन तिलक श्लोक की पुरानी ड्राइंग्स देखता है, जिनमें आग, चीखें, खरोंचें और डोमिंगो का उस साए से सामना, सब कुछ पहले ही बना था। और आखिरी ड्राइंग देखते ही तिलक समझ जाता है, उसके बच्चे को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि वही खुद है। सच सामने आते ही तिलक खामोशी से फूल की ओर बढ़ता है और एक ऐसा अंतिम फैसला लेता है जिससे उसकी कहानी वहीं खत्म हो जाती है। 6 महीने बाद एक नया परिवार उस घर में रहने आता है। बच्ची श्लोक के कमरे में जाती है और बिना समझे वही ड्राइंग्स बनाने लगती है, माता पिता पंखे से झूलते हुए और वो खुद पूल में डूबी हुई। घर कभी जलता नहीं, वो बस अगली आवाज का इंतजार करता है।